आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो फाइनली वो भी हो गया जिसका इंतजार था, यानी कि आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले ली। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह के को लेकर क्यों चर्चाएं हो रही हैं, क्यों उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये आज हम बात करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने शपथ जब ली और 10वीं बार ली, आखिर क्यों वो अटकते और लड़खड़ाते हुए नजर आए। पढ़ भी वो जो हाथ में उनके पर्चा था, जो जो शपथ का वो पर्चा पढ़ रहे थे लिखित रूप में जो उनके हाथ में था, और आरिफ मोहम्मद खान जो कह रहे थे वो उनको रिपीट भी करना था, वो भी नीतीश कुमार ठीक से नहीं कर पा रहे थे। सवाल ये उठ रहा है, क्या नीतीश के साथ सब कुछ ठीक है? क्योंकि इसके अलावा नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो आज ऐसा लगा कि मानो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। क्योंकि अगर वहां पर किसी की बात हो रही थी तो वो थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का गुणगान वहां पर गाया जा रहा था। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, मैं टीम से कहूंगी वो तस्वीर आप दिखाएं कि जहां पर जो मंत्री जो शपथ ले रहे थे और उसके बाद वो कैसे नतमस्तक होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नजर आ रहे थे और नीतीश कुमार की तरफ वो देखना तक गवारा नहीं कर रहे थे। हाथ जोड़ते हुए नीतीश कुमार नजर आए, अभिवादन वो देते हुए स्वीकार करने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन आप ये देखिए, अगर ये बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं जो बीजेपी के कोटे से बने हैं, उनमें उनको नीतीश कुमार में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। उनको लग रहा था कि वो मंत्री बने हैं रहमो करम से, और शायद एक तरह का ये मैसेज भी था कि सरकार भले ही बन गई है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन अहमियत किसकी है वो एक तरह से मैसेजिंग स्टेज से देने की कोशिश की गई और ये साफ तौर पर बताने की कोशिश की गई कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की क्या अहमियत होने जा रही है। क्या 85 सीटों वाले नीतीश कुमार क्या वाकई में इतने कमजोर हैं? और अगर कमजोर होते तो भारतीय जनता पार्टी को उनके आगे इतना क्यों झुकना पड़ता कि 89 सीट्स लाने के बाद जो उनका ख्वाब था अपने दम पर सरकार बनाने का, उन्हें मजबूर होकर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। लोग सवाल ये कर रहे हैं और विपक्ष ने भी ये सवाल उठाए हैं कि ये सिर्फ अभी आपको जो चेहरा नजर आ रहा है, ये चेहरा आपको सिर्फ कुछ दिन, ये बिहार की जो सरकार जो बनी है उसका जो चेहरा आपको नजर आ रहा है, ये आपको कुछ दिन ही बस इसी तरीके से दिखेगा। उसके बाद एक बड़ा बदलाव होगा। क्या ऑपरेशन लोटस होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या नीतीश, जिनको बहुत इस तरह से देखा जा रहा था कि फिजिकली बहुत वीक है, मेंटली भी उनको ये कहा जा रहा था कि उस तरह से स्टेबल नहीं है, फिर भी 85 सीटें वो लेकर आ गए, क्या वाकई में उनके रहते ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? क्या बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना पाएगी? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। क्या नीतीश कुमार अभी बीजेपी की मजबूरी है? क्योंकि आप ये देखिए, जो मंत्रिमंडल जो बनाया गया फिलहाल, जिन्होंने ओथ ली है, शपथ ली है, उनमें से 14 हैं भारतीय जनता पार्टी के, 8 हैं जेडीयू के, इसके अलावा 2 हैं चिराग पासवान की पार्टी के, 1 हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से और 1 हैं हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी से। और अभी किसी को पोर्टफोलियो डिवाइड नहीं किए गए हैं। इसी को लेकर पूरा का पूरा एक तरह की रिफ्ट जो है वो चल रही है। जब नीतीश कुमार यहाँ आ रहे थे, यानी कि गांधी मैदान में शपथ के लिए आ रहे थे, उससे पहले उनकी गाड़ी ने टर्न लिया और टर्न लेकर वो पहुंच गए कहां? जहां पर अमित शाह ठहरे हुए थे जिस होटल में, और वहां पर उनकी कुछ मीटिंग हुई है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा जो विधानसभा के स्पीकर को लेकर जो लगातार अड़े हुए थे नीतीश कुमार के, उनको हर हालत में चाहिए, वो भी अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को न मिलते हुए वो भी भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। प्रेम कुमार के नाम की चर्चा है कि वो अगले विधानसभा स्पीकर होंगे। और आपको ये पता है कि गवर्नर और विधानसभा स्पीकर का जो पद है वो खास तौर पर जब इस तरह की सरकार हो या फिर जब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी सिर्फ के साथ मिलकर सरकार बनाई गई हो, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। महाराष्ट्र में हमने देखा है और दूसरी हम सरकारों में भी हमने देखा है। और इसके अलावा लगातार ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि जिस तरह से ये सरकार बनाई गई है,
जिन जिन पैतरों को आजमाकर ये सरकार बनाई गई है, जिस तरह से हजारों करोड़ रुपया जो झोंका गया है, जिस तरह से 10,000 रुपए जिसको विपक्ष रिश्वत कह रहा है, वो 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में चुनाव से एन पहले आचार संहिता को धता बताते हुए जो किया गया, एसआईआर जो किया गया, उस सब के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक लकीर क्या यहां पर खींच दी है? क्या वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि वन पार्टी और वन लीडर सिस्टम आगे चलने जा रहा है? क्या देश का जो लोकतंत्र है वो अपने सबसे कमजोर स्थिति में क्या आकर खड़ा हो गया है? क्योंकि अगर बिहार के चुनाव को जनता के तौर पर, पार्टीज के तौर पर, एक अवेयर सिटीजन के तौर पर जैसा दिखाया जा रहा है मीडिया के जरिए, बीजेपी के जरिए, अगर आप वैसे ही इसको आंख बंद कर कर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर आप सोच लीजिए कि आने वाले चुनाव भी आपके लिए बिल्कुल इसी तरीके से होने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है आने वाले वक्त में आसाम से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों पर भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में 69 लाख वोटर काटे गए, 21 लाख जोड़े गए और उसके अलावा भी जो कुछ किया गया, यानी कि तमाम हथकंडे अपनाए गए जिससे एक चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरीके से धराशाही किया जा सके, जनता के वोटों की ठगी की जा सके और गोदी मीडिया, राइट विंग और यहां तक के यूट्यूब के जो ऑल्टरनेटिव मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो भी एक इस तरह से इसका एनालिसिस कर रहा है मानो कि जैसे एक फ्री और फेयर चुनाव था जिसमें बीजेपी ने बहुत मेहनत की और जो कांग्रेस या फिर जो विपक्ष है वो इस तरह से अपना नैरेटिव जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे, या फिर ये भी बताने की कोशिश कि देखिए फैमिली और पार्टी इसमें बढ़ते हुए नजर आए, आरजेडी इसमें बढ़ती हुई नजर आई और तेजस्वी यादव इसमें बढ़ते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि टिकट कहीं ना कहीं वो पैसे देकर खरीदे गए हैं। इस तरह की तमाम बातें भी कही जा रही है ताकि आपका ध्यान उन चीजों से भटकाया जा सके जो अभी फिलहाल असल मुद्दा है, जो हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की नींव को और जो एक अधिकार हमें सबसे मजबूत अधिकार मिला है वोट देने का, उसको कमजोर कर रहा है। तो इस नैरेटिव से, इस बात से आपको हटना नहीं है। अब वाकई में अगर आप देश के हित में अगर आप सोचते हैं और इसके अलावा अगर आपके लिए आपके वोट का अधिकार जो आपको मिला है अथक मेहनत के बाद वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसआईआर और राज्यों में भी होना है। लेकिन नीतीश कुमार की जो सरकार आज बन गई है, कहीं तो नीतीश कुमार की सरकार ही जाएगी। कितने दिन चलेगी? क्या नीतीश कुमार बीजेपी को झुकाने में कामयाब रहे हैं? ये क्या अभी की तस्वीर है? आगे कुछ और हमें दिखने जा रहा है? इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उन पर बात करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ सिद्धार्थ जी जुड़ गए हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी का फ्रेम जरा ठीक कर लीजिए। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ बहुत दिनों के बाद अमरीश मिश्रा जी जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। अमरीश मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज आप और मैं मैचिंग भी हैं। और डॉक्टर सुनीलम भी जुड़ गए हैं बहुत दिनों के बाद। आपको पता है सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और बहुत दिनों तक वो बिहार में रहे और इन तमाम चीजों को उन्होंने अपनी आंखों से सीधा देखा है। शुरुआत में सिद्धार्थ जी आपसे करना चाहूंगी और फिर मैं आप दोनों मेहमानों के पास में आ रही हूँ। सिद्धार्थ जी, जो तस्वीर दिख रही है इसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं? ये कहा जा रहा था कि विधानसभा स्पीकर जो है वो नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, लेकिन खबर तो यह आ रही है कि उनके हाथ से चला गया है। होम मिनिस्ट्री पर वो अड़े हुए हैं और बाकी चीजों पर भी अड़े हुए हैं। आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो अटकते हुए नजर आए शपथ लेते हुए भी, और अब उनके बेटे के साथ भी एक वीडियो आई है जहां वो उनके पैर छू रहे हैं और वो उन्हें धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, वो भी अजीब और गरीब है। कैसे अजीब है नीतीश कुमार की सियासत, उनको समझना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके हाव भाव को, और फिर वो जिस पोजीशन में आ जाते हैं उसको समझना थोड़ा जटिल तो है। आसान बनाइए जरा इसको। आसान बनाने के लिए आपको बिहार के चाणक्य को समझना पड़ेगा। 2500 साल पहले चाणक्य वो व्यक्ति था जिसने कि सिकंदर महान चला था यूनान से पूरी दुनिया को जीतने के लिए, और वो जब बिहार पहुंचा तो चाणक्य ने उसको हरा दिया बिना लड़े हुए।
चाणक्य ने सिकंदर की सेना के जो सेनापति थे उसके परिवार के, उसके घर की किसी बच्ची के साथ अपने चंद्रगुप्त का विवाह करवा दिया। उसके बाद सिकंदर की सेना आगे लड़ने की क्षमता ही नहीं रखी। तो नीतीश कुमार को अगर समझना है तो नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में एक अपवाद हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जो भी राजनेता होता है वो फॉर्म ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ खेलता है, मतलब वो जब ताकतवर होता है तब अपनी ताकत ज्यादा दिखाता है। नीतीश कुमार इस मामले में एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। वो बैकफुट पर ज्यादा अच्छा खेलते हैं, वो जब वीक होते हैं तब सबसे अच्छा खेलते हैं। पिछले बार हमें पता है 46 सीटें उनको आई थी। जब नीतीश कुमार 46 सीटों वाले नीतीश कुमार को भाजपा नहीं निपट सकी तो 86-60 सीटों वाले नीतीश कुमार को कैसे निपट देगी। तो नीतीश कुमार कभी कभी अपना बॉडी लैंग्वेज या अपना जो मैसेजिंग देते हैं वो अपना मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना अंडर प्ले करते हैं, मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा कमजोर भी दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि राजनीति में कमजोरी या मजबूती जो होती है वो आपको कितने वोट मिले हैं, आपको कितना सीट मिला है उस पर निर्भर करता है, न कि इस पर निर्भर करता है कि आपने अपने 56 इंच की छाती टेप से नपवा के दिखा दी। तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार, अभी 3 दिन पहले तक ये भी अटकल लगाई जा रही थी कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो नीतीश कुमार बन गए, और नीतीश कुमार बनने के पीछे जो बहुत अच्छा राज की बात है कि अक्सर होता यह है कि जैसे ही किसी राज्य में चुनाव खत्म होते हैं और विधानसभा खत्म हो जाती है तो वहां का मुख्यमंत्री जाता है और एक औपचारिक रूप से राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देता है ताकि आप नए मुख्यमंत्री को चुनाव कर लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग की, पुरानी विधानसभा भंग तो करने की बात की, और वहां पर कैबिनेट में यह भी बोल दिया सबको कि मैं अपना इस्तीफा भी ले जा रहा हूं। लेकिन जब गवर्नर के पास गए तो अपना इस्तीफा नहीं दिया और केवल विधानसभा भंग करने की बात की, क्योंकि उनको पता था कि अगर इस्तीफा दे देंगे तो वो खाली जगह पर संवैधानिक रूप से भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते दावा ठोक सकती थी कि मुझे बुलाइए, और गवर्नर जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते अगर भाजपा को बुला लेते और भाजपा के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा देते तो नीतीश कुमार को हाथ धरे के धरे रह जाते। तो नीतीश कुमार, उनका बॉडी लैंग्वेज निश्चित रूप से वीक है, लेकिन वो वीक है या वीक दिखा रहे हैं इसमें बहुत मुझे शंका है, क्योंकि उनका दिमाग काफी तेज चल रहा है। इसमें अब कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए कि नीतीश कुमार का दिमाग काफी तेज चल रहा है, और नीतीश कुमार का दिमाग ये तेज चल रहा है। इसका एक, ये जो खबरें चलाई जा रही है सिद्धार्थ जी, मैं आज देख रही थी, कभी कभी देख लेती हूँ क्योंकि मीडिया को भी जो सो कॉल्ड मिनिस्ट्री मीडिया उसको देखना भी कभी जरूरी होता है कि वो क्या एजेंडा चला रहे हैं। तो मैं देख रही थी वहां ये बताया जा रहा है बाकायदा तौर पर, जो राइट विंग इन्फ्लुएंसर या एनालिस्ट हैं वो बैठकर ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार है उसमें नीतीश कुमार सीएम बने हैं, वो ये कह रहे हैं, और जल्द ही सब कुछ यहां पर बदलेगा और बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। क्या नीतीश कुमार के रहते ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तय हो गया है। अब इसमें कोई कहीं किसी को अब शंका नहीं होनी चाहिए। 25 से 30 नीतीश हैं। नीतीश एक बार कहीं पर बैठ जाते हैं तो हजरत दाद जहां बैठ गए सो बैठ गए, फिर वहीं पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार को हल्के में जो भी आंक रहा है, और बीजेपी के साथ समस्या ये है कि उसका जो इकोसिस्टम है, उसके जो समर्थक हैं, बीजेपी हमेशा बहुत आक्रामक पार्टी है। वो हमेशा ये दिखाती है कि पूरी सत्ता में मैं आने वाली हूं। बिहार में भी जीतने के बाद जिस तरह से वो गमछा लहरा रहे थे, उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा दबाव है ये बताने का कि बिहार वो जीत गए हैं, जबकि असल में बिहार वो जीते नहीं है। बिहार में 10 में से 8 लोगों ने भाजपा को वोट नहीं किया है, भाजपा को केवल 10 में से 2 लोगों ने वोट किया है। तो और ये सत्य है, ये डाटा बता रहा है। तो मेरे ख्याल से भाजपा खुद के अपने बनाए हुए आक्रामकता की जाल में फंसी हुई है। उसको ये बार बार बताना पड़ रहा है कि देखो हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री बनने वाला, अभी नहीं बना तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा, जब कल होगा तो कहेंगे परसों कुछ होने वाला है। हर हमेशा वो भविष्य में कहने वाले हैं कि बस 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 बस। उसको कहा जाता है ना कि होठ पर गुड़ लगाना, होठ पर गुड़ लगा के किसी को छोड़ दीजिए तो वो अपना चाटते रहेगा, उसको मिठास लगते रहेगी। गुड़ गुड़ तो मिलेगा नहीं खाने के लिए, लेकिन मिठास चाटते रहेगा। तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार इस मामले में बहुत समझदार हैं, बहुत गंभीर हैं, और इसका आप उदाहरण देख लीजिए कि आज जो जेडीयू के कोटे से जिन मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें नीतीश कुमार ने एक मुसलमान को भी मंत्री बनाया है। ये अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार कितना समझते हैं बिहार को, बिहार की राजनीति को कितना समझते हैं, और उसमें जो मैसेजिंग है, उसमें जो संदेश वो देना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अगर नीतीश कुमार इतने लाचार होते
तो मेरे ख्याल से, और उनका उनका जो कैबिनेट है वो भी अगर भाजपा ही चुन रही होती, तो मुझे बताइए, भाजपा अपनी खुशी से तो किसी को मुसलमान को नहीं चुनती ना। इसका मतलब है नीतीश कुमार का कुछ ना कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार का चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अपना चलता हुआ दिखाते हैं, इसमें मुझे संदेह है। नीतीश कुमार अपने आप में, जिसे मैंने कहा, वो आक्रामक राजनेता नहीं है, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं खेलते हैं, वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से खेलते हैं। होता यह है बुशरा जी कि लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है और तंत्र हमेशा छोटा होता है, पर लोक क्योंकि बिखरा हुआ होता है, इसीलिए तंत्र दूसरी तरफ तंत्र होता है बहुत व्यवस्थित। तो तंत्र हमेशा साम दाम दंड भेद से लोक को कमजोर करने की जुगाड़ करते रहता है, क्योंकि तंत्र को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए तो कई आयाम होते हैं, उसके पास कई साधन होते हैं, उसके पास कानून है, प्रशासन है, मीडिया है, नेता है, अफसर है, सब कुछ तो तंत्र के पास है। पर लोग के पास क्या है? लोग के पास केवल वोट है, और वो भी मौन वोट है। वोट देते समय लोग तो कुछ बोल भी नहीं सकता। तो आज की भारतीय राजनीति में अब ये स्पष्ट है कि तंत्र बीजेपी के पास है, तो उसने एसआईआर से चाहे वोट काटे, या चाहे सांसद से लेकर 12,000 ट्रेनों से दूसरे राज्यों से लाकर वोट जुड़वाए, चाहे 14,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से आया हुआ पैसे को, किसान के और सिंचाई के पैसे को प्रशांत किशोर के कहे अनुसार उसको लोगों में घूस के रूप में बांट दिया हो, चाहे गिनती में गड़बड़ी की हो, तो छल बल डंके की चोट पर भाजपा ने ये चुनाव चोरी करने की, चुनाव को जबरदस्ती अपने हाथ में लेने की भाजपा के तंत्र ने पूरी कोशिश की। सारा तंत्र लग गया, पर नतीजा क्या आया? बिहार की जनता ने सत्ता किसको दी? अगर वोट शेयर में देखिए तो आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट शेयर है। अगर मुख्यमंत्री का पद देखिए, सत्ता देखिए, तो वो नीतीश कुमार के पास है। दोनों तो क्षेत्रीय हैं, दोनों तो बिहारी हैं, गुजरातियों को निपट दिया। तो मेरे ख्याल से बिहार की जनता को, बिहार का वोट देखिए, लोकतंत्र में अगर आपको जनता के वोट का मतलब निकालना है, क्योंकि जनता बोलती नहीं है, वो वोट के द्वारा ही बोलती है, आपको उसका थोड़ा सा अर्थ निकालना पड़ता है। वो उसका बोला हुआ चीज सामने में दिखता नहीं है, उसका थोड़ा एक गूढ़ अर्थ होता है। जैसे कुरान की कोई आयतें हो या वेद के कोई मंत्र हो, उसको सूत्र कहा जाता है, इसका मतलब उसका अर्थ थोड़ा सा गंभीरता से निकालना पड़ता है। तो बिहार की जनता ने जो आज वोट किया है, वो वोट अपने पारंपरिक कंसिस्टेंट वोट है। बिहार की जनता का जो वोटिंग है ना, वोटिंग पैटर्न बिल्कुल कंसिस्टेंट है। वो भाजपा को 10 में से 8 लोग वोट नहीं करते, और राष्ट्रीय पार्टियों को 10 में से 7 लोग वोट नहीं करते। मेरा ये मानना है कि बिहार राष्ट्रीय पार्टियों की कब्रगाह है। पहले भी थी, आज भी है। पहले कभी उसमें किसी दूसरे राष्ट्रीय पार्टी को निपटा था, आज उसमें। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के पास क्योंकि तंत्र बहुत बड़ा है, इसीलिए वो छल बल डंके की चोट पर अलग अलग ढंग से, क्योंकि लोग तो बोल नहीं पाता, तो वो क्या करती है, अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर लेती है, कैलकुलेशन करती है, अरिथमेटिक करती है। पिछले बार लोजपा को 5% वोट आया था, 1 सीट आया था। इस बार लोजपा को वोट प्रतिशत कम हो गया, सीट प्रतिशत बढ़ गया। इसका मतलब भाजपा तंत्र, क्योंकि भाजपा के पास तंत्र है, वो तंत्र का इस्तेमाल करके अरिथमेटिक को अलग अलग ढंग से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश करती है, और उसमें वो सफल भी हो जाती है। इस चीज में मेरे ख्याल से विपक्ष को भाजपा से ये सीखना चाहिए कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे निकालें। 10 की संख्या तक अगर आपको पहुंचना है, तो वो 5 और 5 10 भी हो सकता है, 6 और 4 10 भी हो सकता है, 8 और 2 10 भी हो सकता है, 3 और 7 10 भी हो सकता है। तो 10 तक संख्या पर पहुंचने में किस तरह का परम्यूटेशन उपयोग करने से फायदा होगा, ये थोड़ा सा विपक्ष को भाजपा से सीखना चाहिए। लेकिन भाजपा चाहे जितना भाजपा का तंत्र कोशिश कर ले, लेकिन बिहार की जनता ने तो कंसिस्टेंटली वोट किया है। पिछले बार भी भाजपा को 20% वोट शेयर था, इस बार भी 20% है। मतलब पिछले बार भी बिहार के 10 में से 8 लोगों ने भाजपा को वोट नहीं किया था, इस बार भी नहीं किया है। इस बार भी अगर आप वोट शेयर में देखिए, तो एनडीए का वोट शेयर, कहीं पर भी एनडीए, देखिए एक बहुत साधारण सी बात है, बिहार का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो देखिए, एनडीए को बहुमत नहीं है, एनडीए को बहुसीट है। सीट के मामले में वो बहु में आ गई है, लेकिन मत के मामले में वो बहुमत में नहीं है। एनडीए के खिलाफ 54% लोगों ने वोट डाला है, मतलब 100 में से 55 लोगों ने एनडीए के खिलाफ वोट डाला है, 45 लोगों ने एनडीए के पक्ष में डाला है। लेकिन भाजपा क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा करती है, परम्यूटेशन करती है, उसके पास तंत्र है, तो मेरे ख्याल से बिहार की जनता ने भाजपा के सारे तरह के कैलकुलेशंस को एक तरह से धता बता दिया, और नीतीश कुमार ने इस वर्डिक्ट को, ये जो जनादेश है, या जिसको आप ज्ञानादेश कह रहे हैं, वो ज्ञानादेश हो या जनादेश हो, ज्ञानादेश के अंदर जो जनादेश है, क्योंकि ये भी हमें मानना पड़ेगा
कि एसआईआर किया हो, लोगों का वोट काटा हो, गिनती में धांधली की हो। लेकिन ये भी सच है कि बिहार के 5-1 करोड़ लोगों ने वोट तो डाला है। ऐसा तो नहीं है कि हर वोट में धांधली हुई, ऐसा तो नहीं है। तो नीतीश कुमार इतने समझदार थे कि उसका निचोड़ उन्होंने निकाला, और निचोड़ निकालने के बाद उनका यह मानना है कि ये सत्ता मेरे लिए है, ये जो वोट है क्षेत्रीय दलों को है। इसको बिहार में बहुत सामान्य रूप से लोग कहते हैं बिहार नाम के बोतल में 3 गिलास, नीतीश, लालू और रामविलास, ये तीनों मिला दीजिए तो अभी भी 129 सीट हो जाते हैं और 50% से ज्यादा वोट शेयर हो जाता है। तो बिहार क्षेत्रीयता के लिए वोट करता है। इस बार भी उसने क्षेत्रीयता के लिए वोट किया है। नीतीश कुमार उस चीज को जानते हैं और इसीलिए वो दावे के साथ खेल रहे हैं। भाजपा को भी ये पता है अंदर खाने में कि हमें वोट शेयर नहीं मिला है, लेकिन उसका जो इकोसिस्टम है, उसके जो भारत भर या देश दुनिया भर में जो उसके समर्थक हैं, उसको उनको दिखाना है कि मेरी 56 इंच की छाती है, तो वो गमछा ज्यादा लहरा रही है। इसी को कहा जाता है, जो बहुत गरजते हैं वो बहुत ज्यादा बरसते नहीं है। तो भाजपा बहुत ज्यादा गरज रही है क्योंकि बरसात हुई नहीं है। उसके लिए उसकी इच्छा जो थी बिहार में कि अपने बल पर बिहार में सत्ता में आ जाएं और उनका मुख्यमंत्री बने, वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब के बाद से मेरे ख्याल से ये 25 से 30 नीतीश होने वाला है। ओके 25 से 30 नीतीश ही होने जा रहा है, ये आपका मानना है। अमरीश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर सुनीलम के पास में जा रही हूँ एक टिप्पणी के लिए, फिर आपके पास में आ रही हूँ। डॉक्टर सुनीलम, आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? मैं उस पर आऊंगी जो चुनावी धांधली है और ये तमाम चीजें जो है उस पर हम डिस्कशन लगातार कर रहे हैं, और उस पर मैं आऊंगी, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन फिलहाल आज जिस तरह से ये शपथ ग्रहण हुआ है, नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज आपने, हाव भाव आपने देखा कि शपथ भी वो ठीक से नहीं ले पा रहे थे, 10वीं बार हालांकि ले रहे थे, अटक रहे थे, फिर भी उसके बाद फिर उनके बेटे की एक तस्वीर आई है जहां वो एक तरह से बेटे को झटकते हुए नजर आ रहे हैं। फिर हमने स्टेज पर देखा कि मंत्री शपथ ले रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, जो बीजेपी के मंत्री जो हैं जो शपथ ले रहे थे। ये सरकार को आप ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ही 5 साल तक कंटिन्यू करेंगे, या आपको लगता है कि बीजेपी अपना खेल जरूर करेगी? और अगर ऐसा होता तो ये नीतीश कुमार को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन आखिरकार बने तो सीएम नीतीश कुमार ही। बीजेपी और मोदी और शाह को झुकना ही पड़ा उनके आगे। अगर इतने ही कमजोर होते तो शायद ये भी ना कर पाते। जी, बुशरी, शुक्रिया। असल में जनता पार्टी जो चाहती थी वो तो हो नहीं पाया, ये बात एकदम साफ है। और सिद्धार्थ जी ने एकदम आंकड़ों के साथ में वो बता दिया कि 19% पे 20% के ऊपर हो गए। पास में कोई साइजेबल वोट उनमें नहीं आया, और एक तरीके से है कि बिहार ने भारतीय जनता आपकी आवाज ब्रेक हो रही है नीलम जी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज हो रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप अगर रीज्वाइन कर लें, आप रीज्वाइन कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं इतने अमरीश जी के पास जा रही हूँ, आप रीज्वाइन कर लीजिए। जी अमरीश जी, आप अगर इसका जवाब देना चाहें तो। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो सिद्धार्थ जी ने कहा, ये बात सही है कि बिहार के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी इस हद तक फेल हुई है, इसमें फेल हुई है कि वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। क्योंकि मुझे याद है जब चुनाव शुरू हुआ था उस समय कई बीजेपी के लोगों ने खुद मुझसे कहा था कि इस बार हम लोग नीतीश को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। और प्रशांत किशोर के बारे में भी मेरा देखिए एक अलग व्यू है, और वहां उसमें भी प्रशांत किशोर भी कह रहे थे कि नीतीश 25 ये जेडीयू 25 सीटों पे आ जाएगा। और मैं आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। मैं इसमें लेकिन दूसरी बात कह रहा हूं कि ये बिहार के बारे में केवल चुनाव नहीं था, बिहार की पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से सही बात है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, लेकिन उसने एक नेशनल मैसेज दे दिया। और वो नेशनल मैसेज क्या है? वो ये है कि चाहे कुछ कर लो, चाहे तुम जितने ताकतवर हो, हम साम दाम दंड भेद से मशीनरी पे, और साम दाम दंड भेद भी हम लोग क्यों कहें, ये भी घिसा पिटा हो गया। हम सीधी बात कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो हमारा जो एक कंट्रोल है बीजेपी का, उसके माध्यम से हम चुनाव हर भारतीय राज्य में, कुछ अपवाद छोड़ के हर भारतीय राज्य में हम चुनाव जीतेंगे, और इसी तरह से जीतेंगे। डंके की चोट पे हम सीधे सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे,
इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, जबकि कई मामलों में अशोक गहलोत से लेके डीएमके के मामले में इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की योजनाएं रोकी हैं। ये बिल्कुल, और उसकी गाइडलाइंस में उसके जो संविधान है एक तरह से इलेक्शन कमीशन का, उसमें लिखा है कि कोई भी ऐसी योजना कंटिन्यू नहीं हो सकती है। लेकिन बीजेपी ने कहा हम ये करेंगे, किसी को जो चाहे, अगर जो भी चाहे हमारा कोई उखाड़ नहीं सकता है, और इलेक्शन कमीशन इस पे मुहर लगाएगा। दूसरी बात, जीविका दीदी जो 1 लाख से ऊपर, कोई 1.5 लाख कह रहा है, कोई 2 लाख कह रहा है, जिनके खाते में सबसे पहले 10,000 रुपए गए और उनको सीधे चुनावी प्रक्रिया में इन्वॉल्व किया गया सरकार की तरफ से, यानी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जीविका दीदियों को रिक्रूट किया गया और उन्होंने 10,000 रुपए लेके उन्होंने सीधे बीजेपी का प्रचार किया। ये सबके सामने। और आप ये बताइए कि अगर 100 जीविका दीदियों से अगर एफिडेविट ले लिया जाए कि हमने 10,000 रुपए लिए और हमने बीजेपी का प्रचार किया, उसको लेके विपक्ष कोर्ट जा सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि विपक्ष इस समय सत्ते में है, या विपक्ष इस समय अंदर से धराशायी है। क्योंकि आरजेडी के बारे में तो हम इतना जानते हैं कि आरजेडी का वोट भले ही उसको 23% आया हो, लेकिन उसकी मशीनरी काम नहीं कर रही थी। एसआईआर के समय एक सीपीआईएमएल को छोड़ दें तो आरजेडी का कोई ऐसा कार्यकर्ता, कोई ऐसा आप एग्जाम्पल नहीं दे सकती हैं कि उन्होंने बड़े स्तर पे कंप्लेन की हो कि इतने वोट कटे हैं और इतने वोट जुड़ने चाहिए। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी कमी आरजेडी की थी। इट वाज ऑलवेज अ डिवाइडेड हाउस। 23, देखिए ये महागठबंधन की जीत का चुनाव था। कि आप इसको, ये जो पीड़ा है, जो जेन्युइन लोग हैं उनकी, ये महागठबंधन की जीत का चुनाव था। 135 सीटें महागठबंधन को आ रही थी किसी भी कैलकुलेशन से। सीपीआईएमएल को कम से कम 13 से 14 से 15 सीटें मिल रही थी, और इसमें ये कांग्रेस को भी 20 से 25 मिल रही थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये देखिए, आरजेडी के वो सीटें आधे से भी ज्यादा कम कर दिए गए। सीपीआईएमएल 2 पे आ गया, कांग्रेस 5 पे आ गई, और ये पूरा मैसेज दिया गया कि ये हो गया है, अब तुम कर लो, कुछ करना है। और ये मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, क्योंकि अब बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और बीजेपी, कोई इसमें शक नहीं है कि वन पार्टी रूल की तरफ बढ़ रही है, जैसा कि रशिया में है, या रशिया के पूरे एक हेमिस्फीयर में है। जो पहले रशिया में, यूएसएसआर में जो देश थे अब अलग हो गए हैं, उनके यहाँ भी ये चुनाव होते हैं। चुनाव आज की दुनिया में जो अथॉरिटेरियनिज्म या फैसिज्म, ये अब उस तरह से नहीं आता है हिटलर की तरह, नहीं, ये चुनाव के माध्यम से आता है। चुनाव वो कराएगा। चुनाव तो रशिया में भी होते हैं, चुनाव तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी होते हैं, चुनाव लैटिन अमेरिका में भी होते हैं, और रेगुलर होते हैं। लेकिन वहां जीत किसकी होगी ये तय होता है कि जीतेगा ये, और विपक्षी पार्टी कुछ नहीं करती, कुछ नहीं बोलती। ये पूरी स्थिति भारत में आ गई है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, बिहार इस मामले में लोग बार बार कहते हैं कि वो उसने भारत को राह दिखाई, तो ये भी एक राह दिखाना ही मान लीजिए कि बिहार से कहा गया है कि तुम अपनी विशेष, जो तुम्हारी क्षेत्रीय परिस्थितियां हैं, वो उसमें तुम रहो, उसमें कोई समस्या नहीं। नीतीश कुमार तुम्हें दे दिया हमने, हम और ज्यादा उस पर एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलो हमने नीतीश कुमार तुम्हें फिलहाल के लिए दे दिया, आगे देखा जाएगा, हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होगा? हिंदुस्तान में जो क्रूशियल चुनाव बंगाल के हैं और यूपी के हैं खास तौर पे, जिसमें बंगाल में क्योंकि ममता बनर्जी का अपना ग्रिप है प्रशासन के ऊपर, अब वहां ये देखना है बीजेपी इस लाइन को कैसे इंप्लीमेंट करती है। लेकिन यूपी में तो क्लियर है, यूपी में जिस तरह से यादव वोटों में सेंध लगाई, और यादव वोटों में ऐसा नहीं है कि यादवों ने वोट किया बीजेपी को, लेकिन अब यादव भी अपना एक ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं कि अगर यही होना है, अगर बार बार हमें हारना है, तो हम कब तक एक परिवार के साथ रहें। ये देखिए, ये बहुत बड़ी एक समस्या है जो इंडियन पॉलिटिक्स में आ गई। और कांग्रेस का जो इसमें देखिए पूरा एक रुख है, कांग्रेस का ये रुख है, देखिए राहुल गांधी जो है उनका विश्वास चुनावी प्रक्रिया से उठ गया, और इसमें कोई वो नहीं है, इसमें मतलब इस तरह, मतलब वो ये मान लिया है वो कि ये फेयर फील्ड नहीं है, ये एक हमको एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो अब क्या किया जाए? तो वो जनता की चेतना जगाने में लगे कि जनता इसमें उठे, जनता सड़क पे आए। इसके लिए उन्होंने जो हरियाणा का जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, उसमें उन्होंने साफ कहा था, जैन जी को उन्होंने अपील की थी
और जेन जी को वो अपील करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ चुनाव वो बॉयकॉट करें। और ये मैं केवल नहीं कह रहा हूं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो प्रो बीजेपी के लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि ये दिशा राहुल गांधी की है, और इसको मैं गलत भी नहीं मानता हूं। लेकिन इसमें ये जरूर है कि जनता के बीच और जाके कैसे जनता को जागृत किया जाए। अगर अपराइजिंग वाली एक आपके यहाँ आपके अंदर थिंकिंग है तो होने को कुछ भी हो जी सकता है। जो समाज डेड है वो भी वहां भी अपराइजिंग होती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी ने देखिए पहले से ही एक वो रास्ता उन्होंने चुन लिया है। मेरे ख्याल से आने वाले जो 2-3 साल है ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एक टेस्ट है। आने वाले चुनावों में ये क्लियर है कि जो बीजेपी से मशीनरी के लेवल पे नहीं लड़ सकता या पूरा पैसे के बल पे, मसल पावर के बल पे पूरी जो एक चुनाव की एक जो एक संगठन चुनाव का होता है, कैसे सरकारी मशीनरी को नए नए तरीकों से उसको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, अपने पक्ष में वोट डलाया जाए। जब तक इस पूरे तंत्र को बीजेपी से कम्बैट करने वाला कोई नहीं होता है तो भारत में अब विपक्ष के लिए चुनाव जीतना लगभग असंभव हो गया है। ये स्थिति है बुशरा जी। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, बहुत गंभीर बातें आपने कही हैं, और ये स्थिति चौंकाने वाली नहीं बल्कि डराने वाली है, क्योंकि अभी भी हम एक लोकतांत्रिक निजाम ही है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान ने हमें अधिकार दिया है, वोट का अधिकार, जो कि सबसे मजबूत हमारा अधिकार है और जिसके जरिए सरकारें बनती और गिरती हैं। अगर उसी पर ही अंकुश लग रहा है, अगर उसी को ही सरेआम लूटा जा रहा है, डकैती उसकी की जा रही है, तो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया का मतलब ही क्या रह जाता है। अगर एक पार्टी ये डिसाइड कर ले कि इस राज्य में उसको सरकार बनानी है और वो सरकार बना ले, ये नहीं कि जनता क्या तय कर रही है, तो ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक निजाम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है चुनाव कराना। चुनाव क्या उसका कोई मतलब रह गया है? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। आई होप डॉक्टर सुनीलम जी आपका नेटवर्क अब ठीक हो। आपसे मेरा सवाल, अपना सवाल मैं छोटा सा ही रखती हूँ, कैसे आप देख रहे हैं बिहार के सबको, और बिहार के बाद अब आगे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी, आपको आवाज आ रही है बुशरा जी? जी 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 जी, एक तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि भारत की जो डेमोक्रेसी है उसके जो हम लोगों के आइडियल्स हैं, वो तो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन जो मोदी जी हैं उनके दो आइडियल्स हैं, एक ट्रंप है और एक पुतिन है। तो वो दोनों तरह से, मतलब अमेरिका के अंदर जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल होता है, पूंजी का इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग करते हैं, और दूसरी तरफ पुतिन का जो पूरा सिस्टम काम करता है उसका इस्तेमाल करते हैं, और दोनों को एक मिक्स करके वो अपनी डेमोक्रेसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उसमें निष्पक्षता की कोई बात नहीं है, उसमें पारदर्शिता की कोई बात नहीं है, उसमें जवाबदेही की कोई बात नहीं है। और डेमोक्रेसी जो है ये 3 शब्दों के इर्द गिर्द ही जो है वो केंद्रित अगर रहती है तो उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, अन्यथा जो कुछ है वो आपके सामने है। तो आपने जो बात कही कि बिहार में आपने जो पहले पूछा था, जो कुछ आज मंच के ऊपर दिखलाई पड़ा, मंच के ऊपर जो कुछ दिखलाई पड़ा वो तो एक ये था कि दिखाने की कोशिश हो रही थी मोदी जी के द्वारा कि भाई ये मेरी सरकार है, और जिसे कहते हैं कि वो जो लोग पेच लड़ाते हैं उनको होता है कि उन्होंने ढील छोड़ दी नीतीश जी ने, और एक तरीके से बहुत अपमानजनक बात थी या फिर एक बहुत प्रोटोकॉल के खिलाफ बात थी। आमतौर पर ऐसा होता है कि जहां अगर पीएम और सीएम है तो लोग जाकर के पहले सीएम को करेंगे या पहले पीएम को करेंगे बाद में सीएम को करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो मतलब उन्हें विश करने की भी जरूरत जो है उनके मंत्रियों ने समझी नहीं है। ये वाली बात भी एकदम सामने आई। और जहां तक बेटे को झड़कने की बात है तो वो झड़कते ही रहे हैं, और नहीं झड़कते होते तो वो बहुत पहले उसे राजनीति में ले जाते और बहुत पहले से मंत्री बना देते, कौन रोकने वाला था, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। तो वो तो उनका एक स्वाभाविक ये भाव है। लेकिन इसके अंदर महत्वपूर्ण बात ये है कि अब वो जिस स्थिति के अंदर पहुंचे हैं, उस स्थिति के अंदर जब पिछली बार उन्हें नहीं हटाया जा सका तो इस बार उन्हें कैसे हटाया जाएगा बहुत कठिन है। लेकिन ये वाली बात एकदम साफ है कि सब लोग ये मान करके चल रहे थे, ज्यादातर लोग, कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें मतलब मैनिपुलेशन के साथ में आ जाएंगी
कि वो जेडीयू को तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद में वो जो है जो लोग उनके हैं अपने, अगर स्पेसिफिकली कहें कि लल्लन सिंह और जो है संजय झा जैसे जो लोग हैं वो अपना टूट टाट करके अपने ग्रुप के साथ में वो आएंगे और बीजेपी अपना जो है वो सरकार बनाने का काम करेगी, यहाँ पर भी वो तोड़फोड़ करने का काम करेंगे। लेकिन वो काम तो अभी तक हो पाया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रयास जारी रहेगा। तो ये कि 25 से 30 तक वो रहने ही वाले हैं, मुझे लगता है कि इसका भरोसा कम से कम जेडीयू के जो लोग हैं उनको तो नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि वो भी बहुत आशंकित हैं, सशंकित हैं, डरे हुए हैं कि कभी भी ऑपरेशन लोटस हो सकता है। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तो उनकी अपना जो जहां पे जुड़े हैं, लेकिन जहां पे नहीं जुड़े हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक, वहां पर भी ऑपरेशन लोटस की पूरी तैयारी चल रही है। जिस तरीके से मीडिया में बताया जा रहा है डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच के अंदर मामला, और जो है डीके शिव कुमार के ऊपर डोरे डालने की जो कोशिश चल रही है कि आ जाओ कांग्रेस से बाहर निकल के आ जाओ, हम तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना देंगे, वो सब जो कुछ भी प्रक्रिया चल रही है, और जो लोग महाराष्ट्र के प्रयोग को जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास जानते हैं कि जो भी उनके साथ में आया है उसको खत्म करके ही उन्होंने छोड़ा है, तो मतलब ये है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये वाली बात मुझको समझ में आती है नीतीश कुमार जी के साथ में। लेकिन आगे क्या होना है, बिहार का क्या होना है, ये वाली बात तो एकदम साफ है। देखिए मोदी जी जब बीजेपी के ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा कि गंगा जो है वो बिहार से जो है वो बंगाल जाती है, और एकदम स्पष्ट तौर पे उन्होंने बता दिया कि जो कुछ भी उन्होंने यहाँ किया है बिहार के अंदर, वही वो बिहार जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर करना चाहेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से आज ममता बनर्जी ने जो चिट्ठी लिखी है, जिस तरीके से खुल करके उन्होंने कहा है कि 28 बीएलओज जो हैं उनकी या तो मौत हो गई है या फिर वो अस्पताल के अंदर हैं, किस तरीके का 3 साल के काम को 2 महीने के अंदर कराने की जो कोशिश हो रही है, जो दबाव बनाया जा रहा है, तो जितना भी संभव होगा, मुझे लगता है कि अगर मैं शेरनी कहूं तो वो मैं अलग अलग रूप के अंदर ये तो देखता ही रहा हूं कि तमाम सारे जो भी डिफरेंसेस हों उनके तौर तरीके के साथ में, लेकिन ये है कि उनके अंदर जैसे किलर इंस्टिंक्ट है लड़ने वाला, वो ममता बनर्जी के अंदर मुझे दिखलाई पड़ता है। होना तो तेजस्वी यादव के अंदर भी वही था, मेहनत तो वो भी बहुत कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी इलेक्शन के नतीजे आने के बाद हुआ वो मेरे लिए बहुत ही समझ के परे है। क्योंकि मैं 30 दिन था वहां बिहार में, 30 जिलों के अंदर में था, तुषार गांधी जी के साथ में जो बदलो बिहार बनाओ नई सरकार की यात्रा चल रही थी, सिविल सोसाइटी की मैं उसके साथ था, तमाम सारी जानकारी मेरे पास थी। तो मतलब ये जो रिजल्ट आया ये असंभव है, और इसीलिए ये बात ये है कि पहले जो राहुल गांधी ने जो बताया था महादेवपुर का, या फिर उसके बाद में आलंद का जो बताया था, या फिर हरियाणा का 25 लाख वोट का बताया था, या वर्ली का 42 लाख का बताया था, तो एकदम साफ हो गया कि वोट चोरी चल रही है। जी डॉक्टर सीलम, एक बात बस मैं ऐड करना चाह रही थी आप ही की इसी बात पर कि अब लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम इस बात की चर्चा पूरे देश में तो हुई कि चुनाव को ठगा जा रहा है, और उसके बाकायदा तौर पर सबूत है, वो एक्सपोजे उन्होंने किया, वो सब कुछ उन्होंने किया, वो हमारे सामने है। दूसरा लेकिन सवाल ये कि ये कहा जा रहा है कि भाई एक महान एक बड़ी रैली जो है वो इंडिया गठबंधन करने जा रहा है रामलीला मैदान में। क्या आपको नहीं लग रहा कि इस सब से अब आगे का दौर आ गया है? रैलियों से अगर कुछ हासिल होता तो अब तक हो चुका होता। क्या आपको नहीं लग रहा कि अब इस स्ट्रैटेजी में विपक्ष को भी अपने एक बदलाव लाने की जरूरत है? देखिए हमको तो मतलब सामने वाला अगर जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास नहीं कर रहा है, तो हमको तो अगर हम ये कहते हैं, मैं अभी एक यात्रा से आया हूं, एक कदम गांधी के साथ कारवां प्यार का, वो यात्रा चल रही है वाराणसी से लेकर दिल्ली तक आ रही है, 26 नवंबर को पहुंचेगी। 1000 किलोमीटर लोग चल रहे हैं गांधी के विचार का प्रचार प्रसार करने के लिए। जिस दिन वो हिंदू वाली यात्रा निकल रही थी बागेश्वर धाम वाली, उसी दिन यही यात्रा, उसमें मैं भी था, वो मथुरा के अंदर थी। लेकिन हमने ये वाली बात को देखा कि लोगों का गांधी के तरीके में अभी भी विश्वास है। तो लोग आप कितना भी एक तरफा करने की कोशिश करें, आप ये देखते हैं कि अभी भी दिल्ली के अंदर 37% ही वोट है, ठीक है, वो बिहार में तो 20% है,
दिल्ली के अंदर 37% है, कुल मिला के 40% है, लेकिन 60% लोग फिर भी खिलाफ हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके का माहौल बिहार के अंदर बना था, मुझे लगता है कि उस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर जो है वो बनाने की जरूरत है, और होना तो ये चाहिए था। मैंने जो सुझाव दिया था वो ये दिया था कि असल में मेरा ये कहना है, मैं उसको केवल एक इतिहास में ये बात दर्ज रहे इसलिए केवल रिपीट करना चाहता हूं कि 5 साल पहले जब तेजस्वी यादव के साथ में इसी तरीके का मैनिपुलेशन हुआ था, 15 सीट से सरकारी मशीनरी ने मैनिपुलेट करके उनको हराया था, उसी दिन रात को भी कहा था कि भाई अगर अनिश्चितकालीन घेराव आप अगर शुरू कर देते हो रिटर्निंग ऑफिसर्स का, जहां गिनती हो रही है कि केवल जो है हम निष्पक्ष और पारदर्शी जो है तरीके से गिनती चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन को दिल्ली के अंदर आप घेरने का अगर आप ऐलान कर देते हो अनिश्चितकालीन तरीके से, तो नतीजे निकल सकते हैं। लेकिन बिहार में भी ये नहीं हुआ, यूपी में भी ये नहीं हुआ, हरियाणा में भी ये नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी ये नहीं हुआ। तो मेरा ये आकलन था कि ग्राउंड के अंदर लोग तैयार थे, और मेरा ये आकलन था कि अगर महागठबंधन इस बात का ऐलान करेगा तो आपको इतनी बड़ी, मतलब लोग तो जैनजी करते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है, उस बहस में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन बहुत बड़ी जनता की ताकत आपको सड़कों पे दिखलाई दे सकती थी। लेकिन और ये ताकत जिस दिन गिनती हो रही थी उसी दिन ये कॉल देना था, अगले दिन बिहार बंद करना था, उसके अगले दिन आपको भारत बंद करना था, और आपको रैलियों का सिलसिला, आपको इंडिया गठबंधन को पूरे देश में शुरू कर देना था, लड़ने का जो तरीका है। लेकिन मुझे लगता यह है कि बार बार ये होता है कि हम अपने तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। तथ्य तो जो है राहुल गांधी जितने तथ्य बता चुके हैं उतने ये सफिशिएंट हैं ये बताने के लिए, क्योंकि वो मेरे बहुत नजदीकी मित्र हैं। बी आर पाटिल के अगर आलंद के अंदर ये होता है कि 12,000 ईमेल भेजे जाते हैं 80 रुपए पर ईमेल के हिसाब से, और कई जगह के कॉल सेंटर से भेजे जाते हैं, एसआईटी बाद में उनको पकड़ भी लेती है, और तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि किस तरीके से आप जो उन्हीं के समर्थक लोग हैं उन्हीं के ईमेल डाल करके आप उन्हीं के नाम डिलीट कराने का काम इस सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से कर रहे हैं। तमाम सारी चीजें जो है वो पकड़ में आ चुकी हैं। अब केवल जो है आपको सड़क में उतरने की जरूरत है, एक रैली से काम चलने वाला नहीं है। मेरा कहना यह है कि करना तो पड़ेगा आपको शांतिपूर्ण तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से। ये टाइम टेस्टेड है, और दुनिया की सबसे बड़ी अंग्रेजों की ताकत के खिलाफ में टेस्टेड फॉर्मूला है गांधी जी का अहिंसात्मक सत्याग्रह का। उसके अलावा आपके पास में कोई भी विकल्प नहीं है, ये वाली बात मैं कहना चाहता हूं। लोग कन्विंस हो गए हैं कि ये वोट चोरी से ये चुनाव जीता गया है, लेकिन सड़कों के ऊपर जब तक नेता नहीं उतरेंगे, पार्टियां नहीं उतरेंगी, तो फिर आपने शायद ये देखा है या नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, 175 देश के जो बड़े बुद्धिजीवी हैं जो है उन लोगों ने, जिसमें सुदर्शन रेड्डी भी शामिल हैं, उसके अंदर तमाम सारे जजेस शामिल हैं, तमाम सारे देव सायन जैसे ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, उसके अंदर तुषार गांधी से लेकर योगेंद्र यादव तक शामिल हैं। सब लोगों ने कहा है कि जिस तरीके से नतीजे आए हैं हम उसको पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, और एक चुनाव आयोग को हम वैध संस्था के तौर पर भी हम अस्वीकार करने का काम करते हैं। तो ठीक है, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां जो है हम लोग उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज लीड करेंगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अगर को ऐसा लगता है कि सिविल सोसाइटी को ही लीड करना चाहिए तो अपनी तरफ से प्रयास जारी है। केवल जानकारी के लिए कि 26 नवंबर को देश में कम से कम 50 लाख किसान सड़क पर उतरने वाले हैं अपने सवालों को लेकर के, लेकिन उसके अंदर जो है वो लोकतंत्र का भी सवाल है, संविधान का भी सवाल है। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर पर ये कॉल पूरे देश के लिए हो रहा है। तो मेरा मतलब है कि प्रयास पूरे तरीके से जारी है, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और इसके लिए सबसे पहले जो इलाज की जरूरत है, ये जो ज्ञानादेश जो है, जनादेश को ज्ञानादेश में जिसने तब्दील किया है, वो इलेक्शन कमीशन के इलाज की जरूरत है, और उसके अंदर इंडिया गठबंधन को बहुत सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो उसके बाद पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी दिसंबर में। आप करते रहिए टॉकिंग शो, बहुत बढ़िया बात करिए, उठाते रहिए वहां पर, भाई कुछ करते रहिए, आना जाना जो भी कुछ है उससे कुछ निकलेगा नहीं, सड़क पे आना पड़ेगा। सड़क पर आने से मुंह चुराने का काम अगर ऑपोजिशन करेगा तो मुझे लगता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कमजोर होगी। ये एक जो मुझे दिखलाई पड़ रहा है वो एकदम ये साफ दिखलाई पड़ रहा है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि स्ट्रैटेजी तो बदलने की जरूरत है ही, और जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रैटेजी अब तक अपनाई गई है या अपनाई जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, अगर उसमें आपको
वो सफलता हासिल नहीं हो रही है जो आप चाहते हैं, तो आपको रीथिंक तो करना पड़ेगा। वही मोदी जी हैं, वही चुनाव आयोग है, चेहरे बदल रहे हैं, पहले कोई और थे, अब उनसे और ज्यादा महारथी आकर बैठ गए हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, फिर कोई और आ जाएगा और सरकार यही है। तो फिर आपको तो एजेंसीज उनके हाथ के, आप कहते हैं कठपुतली हैं, तमाम चीजें आपको पता है। इलेक्शन दर इलेक्शन आपके सवाल, आपका विरोध प्रदर्शन सब कुछ करने के बाद भी अगर सत्ता बीजेपी हासिल कर रही है और वहां जहां आप मजबूत भी हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, तो आपको सोचना तो पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर माना ये सब कुछ गलत है, माना कि ये चुनावी धांधली है, ये आप इसको एक्सेप्ट मत करिए, आप ये कहिए कि सब कुछ जो है एक तरह की तानाशाही यहां पर चल रही है, लेकिन फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, ये तो सोचना पड़ेगा। यही मेरा सवाल भी है सिद्धार्थ जी आपसे संक्षेप में, फिर आप दोनों के पास में आ रही आवाज बोले सिद्धार्थ जी की। जी, अब ये स्पष्ट है कि अब ये चर्चा केवल बिहार तक नहीं है, क्योंकि बिहार में एक दूसरी सरकार आ गई है और जो भी विपक्ष है उसको विपक्ष की शिकायतें भले हो, लेकिन उसने इस जनादेश को या ज्ञानादेश को मान लिया है। कोई विपक्ष सड़क पे तो नहीं आया हुआ है कि हम इस जनादेश को नहीं मानते हैं। तो अगर ये बिहार हुआ है तो हमको ये ध्यान में रखना है कि बिहार अपने आप में, बिहार के चुनाव ने भारत की राजनीति में कौन कौन किस तरह के हथकंडे अपनाता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए या अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए, ये सबके बारे में खुला खेल फरूकाबादी कर दिया। एक तरफ बीजेपी का तंत्र है जो कि छल बल डंके की चोट पर चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लोगों ने वो देख लिया। दूसरी तरफ हमने देखा कि ये सब होने के बावजूद जो लोग है, मतलब जनता है, वो किस तरफ और किस तरह से वो वोट करती है। मैं सीट के मामले में नहीं बोल रहा हूं, जनता का वोट के मामले में कह रहा हूं कि वो क्षेत्रीयता की तरफ झुकी रहती है। तीसरे तरफ हमने ये भी देखा कि विपक्ष इस चीज को किस तरह से टक्कर देता है। तो एक दो चीज बिल्कुल अब स्पष्ट हो गई है कि भारत भर में कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो 2/3 लोग भाजपा को वोट नहीं देते, 3 में से 2 लोग भाजपा को वोट नहीं देते, ये बिल्कुल स्पष्ट है। वो चुनाव कहीं भी आप करवा दीजिए। अब समय आ गया है कि विपक्ष भाजपा के व्यवस्थित तंत्र के सामने लोक को भी व्यवस्थित करने का काम करे। अब लोक के साथ यह है कि लोग तभी व्यवस्थित, क्योंकि लोकतंत्र में चीजों को स्केल अप करना पड़ता है। आप छोटी छोटी चीजों को नहीं देख सकते, स्केल अप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब लोक तभी व्यवस्थित होता है जब हर आदमी पर असर करने वाली बात उठाई जाए। एसआईआर सैद्धांतिक रूप से बहुत सही चीज है, लेकिन इसका असर तो हर व्यक्ति पर तात्कालिक रूप से नहीं है, दीर्घकालिक कुछ भी हो। तो अल्पकालिक असर तो कहीं लोगों पर नहीं था, ज्यादातर लोगों का तो वोट नहीं कटा, 10% लोगों का कटा होगा, 5% कटा होगा, तो बाकी 90% जिनका वोट नहीं कटा वो एसआईआर का समर्थन क्यों करेंगे। तो विपक्ष को शायद गांधी से कुछ सीखना है। जो लोग पहले भूखे थे इस देश के, उन्हीं से गांधी जी ने उपवास करवा दिया। जिनके पास पूरे कपड़े नहीं थे, गांधी जी ने उन्हीं से विदेशी कपड़े जलवा दिए। तो कोई ऐसा मुद्दा उठाना होगा जो संवैधानिक भी हो, हर आदमी पर उसका समान असर हो। ऐसा कोई मुद्दा अगर विपक्ष उठाता है जिसमें लोग को लगने लगे कि आज जो तंत्र के सामने लोग कमजोर, खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, इस नई व्यवस्था के साथ हम जुड़ेंगे तो हम और मजबूत होकर उभरने का हमको मौका मिलेगा। क्योंकि संविधान, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट ध्यान में रखना पड़ता है, संविधान दिखाने से कुछ नहीं होता है, संविधान समझने की बात है। संविधान, क्योंकि हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है, इसका मतलब ही है संविधान लोक का दस्तावेज होता है। लोक के अधिकतम अधिकार और तंत्र के न्यूनतम अधिकार का वो दस्तावेज होता है। आज उल्टा हो गया है, हालांकि दस्तावेज है कि लोक का अधिकतम अधिकार, लेकिन आज हो गया है कि तंत्र अधिकतम अधिकार में चला गया है, लोक कमजोर हो गया है। तो लोकतंत्र, बस इसी बात में सब कुछ छुपा हुआ है। लोकतंत्र में तंत्र लोक से बड़ा नहीं हो सकता। आज भारत की किसी भी जनता को जाके पूछिए, वो कहेगा मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं। जिस दिन व्यवस्थित लोक को यह समझा दिया जाएगा, और ये बात करने के लिए आपको संविधान से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, संविधान शुरू ही होता है हम भारत के लोग से। संविधान की प्रथम धारा ही कहती है कि भारत में एक संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर है। तो इस चीज को आप संविधान के अंतर्गत ही, ये अगर कोई लोगों को बताना शुरू कर दे, लोगों को समझाना शुरू कर दे कि देखो तुम कमजोर जो अपने आप को महसूस कर रहे हो, ये तंत्र जो तुम्हारे ऊपर दबाव रोज बढ़ाते जा रहा है, तुम हमारे साथ जुड़ोगे तो तंत्र कमजोर होगा और तुम मजबूत होगे। तो मेरे ख्याल से गांधी जी से कुछ सीखने की बातें हैं, विपक्ष को सीख सकता है। इसमें केवल किसी एक विषय को उठा के तकनीकी रूप से उठा देना
वो सही भी होता है, तो दिक्कत ये होती है कि वो स्केल अप नहीं होता। 100 लोगों में से सभी 100 लोगों को समान रूप से क्योंकि असर नहीं करता, तो जिन जिन 5-10 लोगों को असर करता है वो तो उसके साथ जुड़ जाते हैं, बाकी 90 लोग बोलते हैं उस पर मेरा असर तो पड़ नहीं रहा है यार, मैं उस चीज में क्यों पढ़ूं। तो आपको राजनीति में एक बहुत बड़ा नियम होता है कि मैथमेटिक्स में जैसे एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मीडियम, आपको ऐसा मुद्दा उठाना होता है जो कि सभी लोगों को समान रूप से असर करे, तब वो लोग उस चीज में जुड़ जाता है। एसआईआर के साथ मेरा यह मानना है कि सैद्धांतिक रूप से बहुत सही मुद्दा था, लेकिन वो एलसीएम नहीं था, हर व्यक्ति पर उसका समान असर नहीं पड़ रहा था, इसीलिए भी थोड़ा सा इसमें मामला गड़बड़ हुआ। सिद्धांत सही था, लेकिन उसका जो व्यवहारिक पहलू था उसमें थोड़ा अंतर था। जी बिल्कुल। वक्त की कमी है, तो बहुत छोटा छोटा कमेंट आप दोनों लोगों से मैं लेना चाहूंगी। आप कैसे देख रहे हैं अमरेश जी कि अब क्या ऑप्शन देखते हैं आप विपक्ष के पास? क्या स्ट्रेटेजी आपको लगता है कि विपक्ष को बदलने की जरूरत है? क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, पश्चिम बंगाल का है, आसाम जहां पर सीधे लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है, और फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन की लड़ाई, जाहिर सी बात है, जिसमें अखिलेश मेन कैरेक्टर होंगे, वो है उत्तर प्रदेश की। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अपनी बदलने की जरूरत है, क्या आगे करने की जरूरत है? बीच में एक तमिलनाडु भी होने वाला है, तमिलनाडु भी एक होगा। जी बिल्कुल। जी नहीं, मैं देखिए ये कह रहा हूं कि विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी तो बदलनी है और रेडिकल तरीके से बदलनी है। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है कि नैरेटिव विपक्ष ये क्यों नहीं बना पा रहा है, जनता के बीच जाके ये क्यों नहीं कह पा रहा है कि तुम्हारा जो वोट का अधिकार है। देखिए, भारत की जनता, आपको मैं बताऊं, पंचायत लेवल के चुनाव में जितना इन्वॉल्व होती है वो उतना वो विधानसभा और लोकसभा में भी नहीं होती। चुनाव की कॉन्शियसनेस लोगों में है, नीचे नीचे तक है। कोई 1.5 बीघा है जो भूमिहीन किसान है, वो भी पंचायत के चुनाव में इन्वॉल्व रहता है, उसको कुछ मिलता है उसमें, तो सब लोग जानते हैं। लेकिन हम ये जाके, या विपक्ष ये जाके नहीं कह पा रहा है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है अंत में यही होगा कि तुम पंचायत का अपना प्रधान नहीं चुन सकोगे। ये पूरी स्थिति, ये जैसे 2024 में ये डर बैठाया गया कि आरक्षण खत्म हो रहा है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपको ये बताना है कि पंचायत का चुनाव जो भी है वो नहीं चुन पाओगे अपना प्रधान। गांव वालों को प्रधानी से बड़ी कोई चीज उनके लिए नहीं है। और ये अगर बात बैठ गई लोगों के दिमाग में, और जो बैठेगी, अगर इसमें विपक्ष लग जाए तो आराम से बैठ जाएगी। अब यूपी है, यूपी में ऑलरेडी ये कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो वहां पर जाके बताने की जरूरत है, अखिलेश को पदयात्रा करनी होगी, ऐसे नहीं होगा। अभी समय भी है, अभी पूरा 1 साल है, इनको पदयात्रा करनी होगी, केवल ये कहने के लिए कि अगर इस बार बीजेपी को ये, एक तो ये बात तय कहनी होगी कि इस बार फेयर चुनाव नहीं होगा 2027 में, बिल्कुल खुल के कहना हो। दूसरी बात ये कहना होगा कि बीजेपी हर तरह से गलत तरीके से सत्ता में आएगी, और अगर उसको रोकना है तो एक ही तरीका है कि तुम लोग भारी संख्या में वोट दो और उसके बाद काउंटिंग के दिन सड़क पे आओ। देखिए, इसकी पूरी तैयारी करनी होगी, 1 साल समय है। अब इसमें बहुत लोग कहेंगे विपक्ष का ये काम नहीं, विपक्ष का ये काम नहीं, तो भाई ठीक है, अगर यही करना है तो भाई जाके नेपाल में चुनाव लड़ो या कहीं और जाके चुनाव लड़ो। अगर तुम्हें चुनाव लड़ना है, और चुनाव एक युद्ध का ही एक अलग फॉर्म होता है, बीजेपी तो उसको युद्ध की तरह लेती है, किसी को कोई डाउट नहीं है बीजेपी में कि जंग है ये, इसमें जीतना ही जीतना है किसी भी तरह से। तो जब बीजेपी उसको जंग की तरह लेती है तो ऑपोजिशन उसको एक जैसे कोई पीस टाइम की एक्टिविटी है उस तरह से क्यों लेता है भाई? उसको भी तो जंग की तरह इसमें लड़ना चाहिए, और उसके पास हथियार हैं। अभी कोई भी नहीं कह रहा है कि आप उतर के आप कोई बहुत बड़ा एक सशस्त्र अपराइजिंग कर दीजिए। अरे आप ये बेसिक चीज तो करो कि गांव के लोगों को ये तो बताओ कि तुम्हारा अधिकार जो वोट का है, जो प्रधानी के वोट का, उनको वही समझ में आएगा। प्रधानी का जो वोट है वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। उसके बाद उसके ऊपर जो एक गांव में ही मिडिल क्लास है, जो विधानसभा चुनाव में, ब्लॉक के चुनाव में कितने चुनाव होते हैं, तुम कोई चुनाव नहीं वहां लड़के जीत सकते हो। ये पूरी स्थिति, उनके अंदर ऐसा एक माहौल बनाना पड़ेगा, ऐसा एक डर पैदा करना होगा कि जो पूरा एक बीजेपी के खिलाफ एक हथियार बन जाए। जी ओके। बहुत संक्षेप में डॉक्टर स्नीलम, कि
एसआईआर बिहार में भी हमने देखा कि उससे पहले एक्सपोजे किया राहुल गांधी ने, उसके बाद हमने देखा कि एक यात्रा निकाली, लाखों लोग उसमें जुटे, लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग वो करता रहा जो साइमल्टेनियसली जो उसे करना था। वोट डिलीट भी हुए, ऐड भी हुए, चुनाव भी हो गया, बीजेपी ने अपनी सरकार भी बना ली और सब कुछ हो गया। अब आगे और तमाम राज्यों में और जो यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर होने जा रहा है वहां भी ये प्रोसेस होगा। विपक्ष इसको रोक कैसे सकता है? अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल ले लें, अगर वहां पर एसआईआर करा के चुनाव आयोग ने वोट डिलीशन करा दिया और ऐड करवा दिए, क्या कर लेंगी ममता बनर्जी? आवाज खोले सुनील जी। जी मेरा कहना यह है कि देखिए लोगों ने पहले 60% वोट दिया, अब की बार 67% वोट दिया ना, ऐतिहासिक वोट लोगों ने दिया। लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया और जो है उसके अंदर ये वाली बात भी लोगों के बीच में क्लियर थी कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन देना चाहिए ताकि जो है कोई भी मैनिपुलेशन ना हो सके। ये आमतौर पे वहां पर जो चर्चा थी कि बहुत कम मार्जिन से अंतर ना हो पाए, लेकिन उसके अंदर ये है कि जो उनका मैनिपुलेशन है वो एक तरफ जो है वो मतलब जो चुनाव आयोग का मैनिपुलेशन है, मशीन का मैनिपुलेशन है, गिनती का मैनिपुलेशन है, वोटर्स का काटने और जोड़ने का मैनिपुलेशन है। दूसरी तरफ जो मैनिपुलेशन है वो जन स्वराज जैसे लोगों का मैनिपुलेशन है, जो अब जो है जब 0 उनको सीट मिली तो अब ये कह रहे हैं कि हमने 15 उनके हरा दिए, 15 इनके हरा दिए, और ऐसे हर सीट जो है अपना जो इस तरीके की पार्टियां लड़ी थी वो क्लेम कर रही हैं। तो जब आप पूरा पैसा लेकर के कुछ पार्टियों को पूरी फंडिंग करके, मैं आपको बिल्कुल मतलब कोई भी सीट आप उठा लीजिए बिहार की, उस सीट के अंदर आप हारने जीतने वाले का अंतर देख लीजिए, और उसके बाद में जो वहां पे 7, 8, 9 और भी जो कैंडिडेट हैं जिनको 1000, 2000, 3000 वोट मिला उसको जोड़ दीजिए, सबका वोट 25-30 हजार के ऊपर होगा, कुल मिला के गैप जो है उससे कम होगा। मतलब जो है कि ये ठीक है, डेमोक्रेसी में हर किसी को लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो पैसा पंपिंग होता है, जो एक मैनिपुलेशन है, वो मैनिपुलेशन भी इसका एक कारण है। मेरा कहना एकदम स्पष्ट है, एक तरफ आपको संघर्ष करना पड़ेगा, वो संघर्ष आपका पॉइंटेड होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की मशीनरी को सुधारने पर फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो आप कितने भी चुनाव करा लोगे, कितनी भी बार आप चुनाव लोगे, वही होने वाला है जैसा कि बिहार के अंदर हुआ। और मैं जिस तरीके की डेमोक्रेसी चल रही है, हम लोग जब यहां पर बात कर रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, वहां पर सिंगरौली में अडानी 3 लाख पेड़ काट रहा है ना, 8 गांव वहां से हट रहे हैं, 8 के 8 गांव के अंदर पुलिस लगा दी, एक भी आदमी बाहर नहीं जा सकता, एक भी आदमी अंदर नहीं आ सकता, वहीं पे राशन खाओ, वहीं पे रहो, मजदूरी पे भी नहीं जा सकते, और एक तरफ से काट रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट करने के लिए जो लोग थे सबके ऊपर जो है मुकदमे लगा दिए, कुछ लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। ये जो डेमोक्रेसी है ना, मतलब मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन वहां पर जो भी हमारे साथी गए सबको बीच में रोक दिया गया। यही इस किस्म की डेमोक्रेसी काम कर रही है। मैं इलेक्टोरल लेवल के ऊपर भी इसी तरीके की काम कर रही है। तो मेरा कहना है जन आंदोलन से ही नतीजे निकलेंगे, लेकिन वो जन आंदोलन इलेक्शन कमीशन के ऊपर टारगेटेड होना चाहिए, और वो उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि देश के अंदर निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ में जो है वो चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन करे। हम इसके अंदर बहुत ज्यादा जो हमारे को उम्मीद रहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ न्याय मिल जाएगा, हाई कोर्ट से न्याय मिल जाएगा, वो न्याय भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन अपवाद तो होते ही हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी जो है फैसला दे दिया गया था। बहुत बड़े बड़े फैसले जो है वो सरकारों के खिलाफ भी आ जाते हैं। कोई एक व्यक्ति, एक जस्टिस और एक वो अड़ जाता है तो दूसरा मामला आ जाता है। संभावनाओं को तो देखना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के नतीजा चुनाव आयोग से ही आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितनी एनर्जी जनता ने लगाई, जितनी एनर्जी महागठबंधन ने लगाई, मुझे लगता है कि वो मैक्सिमम थी उनके पास में जो भी कुछ था। उसके आगे अब आपको अपने को जो टारगेट है वो जनता के बीच में जागृति कर ली। जनता ने ज्यादा वोट दे दिया, जनता ने उनको केवल 20% दिया, बाकी सब जो है वोट दूसरों को दिया। लेकिन इसके बाद भी अगर वो सरकार बनाते हैं तो फिर ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स जो है बदलनी पड़ेगी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें जो मजबूती की जरूरत महागठबंधन की पहले थी, उससे ज्यादा आज और इंडिया गठबंधन की मजबूती की
बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी पार्टी अकेले इसको लड़ने की स्थिति में इस समय देश के अंदर नहीं है, इस बात को मान लेना चाहिए। और जैसे तमाम किस्म से लोगों ने कंप्रोमाइजेस अलग अलग चुनाव में अलग अलग तरीके से किए, अपने सही क्लेम्स को भी छोड़ दिया, सही सीट को भी अपने लोगों ने छोड़ दिया, इसी स्पिरिट के साथ में करना पड़ेगा। वो स्पिरिट जो आपने जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, वो जो आपने स्पिरिट देखी थी, जिसके अंदर गठबंधन के लोग जो है वो कभी जो है राहुल गांधी चला रहे हैं, कभी तेजस्वी चला रहे हैं, कभी सामने की तरफ जो है दीपांकर खड़े हुए हैं और मुकेश साहनी जो है वो खड़े हैं, दूसरे लोग बैठ के चला रहे हैं गाड़ी। तो मेरा मतलब ये है कि आपको एक केमिस्ट्री बना करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जनता लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें खोने को कुछ नहीं है, या वो इतना ज्यादा खो चुके हैं कि वो एक आदर्श के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लीडरशिप जो है मुझे लगता है कि अगर वो बड़ा आंदोलन जो कि बिहार में मतलब तत्काल होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि लीडरशिप ने फिर से जनता को फेल किया। अब फिर से एक बार शुरू होगा, आगे चलेगा। ये तो हर राउंड में, कई राउंड में संघर्ष होते हैं, कई राउंड के अंदर लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, हारी जीती जाती हैं। जी बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हालांकि उसका अब तक क्या हुआ है ये भी आपके सामने है। बिहार का चुनाव उसी के दौरान हो गया और अभी तक वो संवैधानिक है या नहीं है, इस पर ही बहस चल रही है। और 26 तारीख को फिर से इसकी डेट लगी हुई है। और अब आप ये देखिए कि बिहार का चुनाव उस सब के बीच हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, वो जिस तरह से सुनवाई कर रहा है, किस तरह से प्रायोरिटीज देता है, वो सब भी हमारे सामने जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।